बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो जो है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्विज़ेस चल रहे थे उसकी लास्ट वीडियो है। बिल्कुल आज हम लोग इस चीज़ को एंड कर देंगे क्योंकि सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और मोस्टली सबके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स रह गए हैं। तो ये सारे जितना भी मतलब मटेरियल मौजूद है, वीडियोस मौजूद हैं, ये इनफ है आप लोगों की तैयारी के लिए। सर ज़िया की रेपो से लेके जितने भी क्विज़ेस थे एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पे बहुत बार डिटेल में करवा चुकी हूँ। और ये जो मेरा लास्ट क्विज़ था 50 क्वेश्चंस वाला, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में आ रहे हैं, मोस्टली यही वाले क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में। तो आज की जो वीडियो है इसमें वो वाले क्वेश्चंस भी मैं साथ साथ जो है एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, कमेंट्स में पूछ रहे थे। तो मैं उसमें जो मुश्किल सवाल हैं वो आज साथ साथ एक्सप्लेन भी करूँगी उनको। ठीक है, उसके अलावा इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने मज़ीद ऐड किए हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आ रहे हैं। वो मैंने 50 क्वेश्चन तक की वीडियो बनाई थी और ये जो वीडियो है हमारी ये 62 क्वेश्चन है। ठीक है, 12 क्वेश्चन मज़ीद इसमें ऐड कर दिए मैंने। तो टोटल आज फाइनल बात ये है कि मैं इस वीडियो को आज एंड कर रही हूँ। इसके बाद कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो नहीं अपलोड होगी। सही है, क्योंकि हम अब आगे जो है आगे की तैयारी करेंगे, नेक्स्ट क्वार्टर के हिसाब से वीडियोस लेके चलेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए हम इस वीडियो को आज यहाँ पे एंड करेंगे, लेकिन इसके अंदर हम स्टार्ट से एंड तक सारी चीज़ें कवर करेंगे। सही है, तो सबसे पहले चलते हैं मेरे चैनल पे। मैं आपको बता दूं कौन सी वीडियोस। वैसे तो यहाँ पे देखिए सर जिया की जो रेपो थी उसकी प्लेलिस्ट भी मौजूद है और इसके अलावा क्विज़ेज़ वाली भी जो है प्लेलिस्ट मौजूद है। देखिए टाइपिस्टिप एग्ज़ाम प्रिपरेशन, इसके अंदर सारे क्विज़ेज़ मौजूद हैं। इसके अलावा ये सर्जिया की रेपो वाली प्लेलिस्ट भी मौजूद है आपके पास। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है एग्ज़ाम से रिलेटेड, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो मेरे पास जो है मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सी वीडियोज़ हैं। इसमें देखिए ये वाली लास्ट की जो दो वीडियोस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक ये वाली, ठीक है, इसके अंदर मैंने वॉइड, होस्टिंग, नल और नेवर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, सारे क्वेश्चंस हैं। अगर होस्टिंग किसी को नहीं पता तो ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लें। बहुत इजी वे में मैंने समझाया कि होस्टिंग क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। इसके बाद आपने ये वाली वीडियो देखनी है, इसमें वॉइड, होस्टिंग, नल और नेवर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं। आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी इन टॉपिक्स की। सही है, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ये वाले हैं हमारे पास 50 क्वेश्चंस जो एग्जाम से रिलेटेड हैं। इसके अंदर एनएम, टपल्स, एरे, हर चीज़ कंप्लीट चीज़ें मौजूद हैं इसके अंदर, जो कि उनके सिंटेक्स हो गए, उनसे रिलेटेड थ्योरी हो गई, सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है और एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस आए वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। सही है, तो ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो में भी मैं इस वीडियो के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगी जिनमें थोड़ी बहुत लोगों को प्रॉब्लम आई थी, कमेंट्स में मुझसे पूछ रहे थे, तो हम उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी वीडियोस हैं क्विज़ेज़ की। अगर आपको अपनी एक्स्ट्रा तैयारी करनी हो, आपके पास टाइम हो, तो आप ये सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम आ जाते हैं इस पर। अब देखिए सबसे पहली चीज़, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस को इसलिए जो मुश्किल थे उनको मैंने एक्सप्लेन किया था, इन सवालों को मैंने एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये चीज़ें मैं सर जिया की रेपो में करवा चुकी हूँ डिटेल में। उसके अलावा जितने भी मैंने क्विज़ेस करवाए उनमें ये क्वेश्चंस आए तो मैंने डिटेल में समझाया है इनको। उसके अलावा मैंने अलग से इन टॉपिक्स पे वीडियोस भी बनाई हुई है तो उसमें भी मैंने समझाया हुआ है। तो मुझे लगा नहीं कि मैं दोबारा से इसको पूरा एक्सप्लेन करूं कि ऑब्जेक्ट का जो है सिंटेक्स क्या होता है या टाइप कैसे बनती है ऑब्जेक्ट की, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। और मैंने आप लोगों को ये टेस्ट के तौर पे क्विज शेयर कर दिया था और इसके आंसर जो है वो मैंने नीचे बिल्कुल दे दिए थे और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया था लिंक, और साथ ही मैंने कमेंट में भी आंसर्स ऐड कर दिए थे। लेकिन बहरहाल हम इसको स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट टाइप इन टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, अब आप ऑब्जेक्ट की टाइप किस तरीके से बनाते हैं आपने ये बताना है। तो सिंपल ये वाला ऑप्शन जो है, मैं साथ साथ आंसर्स अब यहीं पे हाईलाइट कर रही हूँ। सही है, तो ये वाला जो ऑप्शन है आपके पास ये बिल्कुल करेक्ट है। आप इस तरीके से इसकी टाइप बनाते हैं। आप जो है प्रॉपर्टी का नेम लिखते हैं, उसके बाद
क्या करते हैं, आप उसकी टाइप दे देते हैं और फिर अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना देते हैं। तो हम इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं ताकि पता चल जाए इसका बी ऑप्शन हमारे पास क्या है, ट्रू है। अब दिखने में सी भी सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एज में हमने नंबर लिखा, सॉरी स्ट्रिंग लिखा हुआ है और पास क्या किया हुआ है, नंबर किया हुआ है। तो एग्जाम में इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने बहुत ज़्यादा, क्योंकि चीज़ें इस तरीके से आपको गुमराह करने के लिए दी हुई होंगी, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी जो है गुमराह होना नहीं है। सही से सवाल को पढ़ के अगर आप एक सवाल को 1 मिनट भी देंगे ना तो इनफ होता है, इतने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक हो गया। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ वेरिएबल स्टेटस इन द फॉलोइंग कोड, इस सवाल से रिलेटेड बहुत कमेंट आ रहे थे कि इसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने यूनियन लिटरल का टॉपिक पढ़ा था। यूनियन एक अलग टाइप है और लिटरल एक अलग टाइप है, सही है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, लिटरल टाइप यूज़ किया। अब ये क्या होती क्या है लिटरल टाइप, आपको पता है कि इसके अंदर हम जो भी चीज़ लिख देना बस फिर वही हमें डिफाइन करना पड़ता है, सही है। वही मतलब वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। अब जैसे यहाँ सक्सेस और फेलियर आपने लिखा है, लिटरल टाइप्स हैं दोनों हमारे पास। तो अब सक्सेस या फेलियर ही लिख सकते हैं हम, इसके अलावा इन दो के अलावा कुछ भी हम यहाँ नहीं लिख सकते। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाऊँ VS कोड पे, अब ये वीडियो थोड़ी सी डिटेल में होने वाली है क्योंकि आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि ज़रा डिटेल में आपने समझाया नहीं VS कोड पे, तो अब मैं समझा रही हूँ। तो अब आपने शुरू से लास्ट तक वीडियो देखनी है अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने, सही है। यहाँ देखिए एक वेरिएबल बनाया और हमने लिटरल टाइप्स दे दी, एक सक्सेस एक हमने फेलियर। अब यहाँ पे मैंने सक्सेस दे दिया, ठीक हो गया। मैं कंसोल करती हूँ अगर इसको स्टेटस को, तो आप देखिएगा मुझे आउटपुट क्या देगा, ये देखिए सक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर इसको रीअसाइन कर दूँ और इसमें मैं रख दूँ फेलियर, तो भी ये मुझे क्या कही, देखिए खुद ही ऑप्शंस दे दिए उसने कि सक्सेस या फेलियर आप ले सकते हो। अब देखिएगा मुझे क्या आउटपुट देगा, फेलियर, सही है। तो यहाँ पे ये एक पूरी टाइप है, ये एक पूरी टाइप है। तो जब आपसे इस तरीके से आपने कहीं टाइप दी और आपसे टाइप पूछी जाए ना, तो आपकी टाइप यही होगी, आप यही बताओगे कि मेरी टाइप ये है, ना कि स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि जब आपने स्ट्रिंग लिख दिया तो फिर वहाँ स्ट्रिंग में आप कुछ भी लिख सकते हो ना। जैसे अब अगर आप बोल रहे हैं भाई इसकी टाइप स्ट्रिंग होगी मैम, तो स्ट्रिंग है तो फिर सक्सेस और फेलियर के अलावा आप स्ट्रिंग में कुछ भी लिख सकते हैं, आप ABC भी लिख सकते हैं। ये देखो एरर दे दिया इसने, क्या कह रहा है, टाइप ABC इज नॉट असाइनेबल टू टाइप सक्सेस फेलियर। अब यहाँ पे देख लें वो क्या बता रहा है, टाइप इस वेरिएबल की टाइप वो बता रहा है कि सक्सेस फेलियर है इस वेरिएबल की टाइप। तो ABC को आप इसके अंदर असाइन नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब हम क्या करते हैं, इसको मैं कमेंट आउट करती हूँ, दोबारा से यहाँ आते हैं और अब आप देखिएगा मैं अगर यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप रख दूँ, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिखूंगी वो एक्सेप्ट करेगा, वो मुझे कोई एरर नहीं देगा। यहाँ मैं XYZ लिख दूँ, यहाँ पे मैं 1 2 3 लिख दूँ, वो सब कुछ एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है, सही है। तो स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी दे सकते हो, ये होती है स्ट्रिंग टाइप। लेकिन अगर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग टाइप के अंदर नंबर दे दूँ तो ये देखिए क्या कहेगा, स्टेटस इज डिक्लेयर, सॉरी ये वाला पढ़ना चाहिए हमें, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। यानी कह रहा है आपने जो वेरिएबल बनाया उसकी टाइप स्ट्रिंग है और आप असाइन क्या कर रहे हो, नंबर कर रहे हो, ये आपको अलाउड नहीं है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं बुलियन टाइप का कुछ दे दूँ तब भी ये मुझे यही एरर देगा, क्या, टाइप बुलियन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। यानी आपने टाइप स्ट्रिंग रखी है और आप वैल्यू क्या असाइन कर रहे हो, नंबर। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, वो आपको एरर दे रहा है, वो कह रहा है आपने टाइप सक्सेस फेलियर रखी थी लेकिन आप उसके अंदर ABC असाइन कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ या तो सक्सेस दे सकते हो या फिर फेलियर दे सकते हो और आप कुछ भी नहीं दे सकते हो। ये देखो एरर चला गया, ठीक है, इसकी टाइप भी बता रहा है। तो ये चीज़ थी, यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई होगी कि हमारे इस वाले का आंसर क्या होगा। इसने हमसे टाइप पूछी है तो यूनियन टाइप है, B आंसर इसका करेक्ट होगा, सही हो गया। उसके बाद 3 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड असाइनमेंट टू अ वेरिएबल ID ऑफ टाइप स्ट्रिंग। अब कह रहा है आपने एक वेरिएबल बनाया है ID के नेम से जिसकी टाइप आपने रखी है स्ट्रिंग नंबर, सही है। अब ये वाली जो टाइप है ये क्या है आपके पास, लिटरल टाइप है, ठीक है। यूनियन और लिटरल टाइप में एक चीज़ कॉमन है कि आप क्या करते हो, पाइप वाला सिंबल यूज़ करते हो बीच में। इस पाइप वाले सिंबल का मतलब ये होता है
कि इस पाइप से पहले जो टाइप लिखी है वो और उसके बाद जो लिखी है, आप एक वेरिएबल के अंदर इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, आपको अलाउड है। सही है, ये तो हो गया यूनियन लिटरल के अंदर कॉमन चीज़। अब यूनियन क्या है और लिटरल क्या है? यूनियन टाइप आपके पास ये होती है कि उसके अंदर आप हमारी जो नॉर्मल टाइप्स हम यूज़ करते हैं ना, नंबर, बूलियन, स्ट्रिंग, अनडिफाइंड, नल, आप ये सारी टाइप्स यूनियन टाइप में यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रिंग दे दिया, यहाँ पे हमने नंबर दे दिया, तो ये हो गई यूनियन टाइप। और लिटरल टाइप में क्या था हमारे पास? लिटरल टाइप के अंदर आप कोई एक ख़ास स्पेसिफिक चीज़ लिख सकते हो, जैसे मैं कोई भी स्ट्रिंग में नेम लिख दूं तो वो मेरी टाइप बन जाएगी। अब क्या होगा, मैं इस वेरिएबल के अंदर जो मैंने यहाँ लिखा होगा ना स्ट्रिंग में, जो अपनी टाइप रखी है वही मैं पास कर सकती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं लिख सकती। अब अगर यहाँ पे मैंने नंबर में कुछ लिखा होगा, जैसे मैं कोई नंबर लिख दूँ 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं नंबर में 1 2 3 ही लिख सकती हूँ, कोई और नंबर नहीं लिख सकती। तो ये यूनियन और लिटरल का डिफरेंस है। सही हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो एक वेरिएबल है आईडी के नेम से, उसकी टाइप आपने रखी है यूनियन टाइप। सही है, स्ट्रिंग और नंबर का ऑप्शन है, इन दो में से कोई आप एक पास कर सकते हो। तो पहले आपने क्या किया हुआ है, पहला ऑप्शन है आईडी, आपने उसके अंदर बुलियन पास किया हुआ है, तो बुलियन टाइप तो है ही नहीं यहाँ कहीं, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। बी में आपके पास आईडी के अंदर आपने क्या पास किया हुआ है, स्ट्रिंग पास किया हुआ है। स्ट्रिंग कैसे, कोटेशन मार्क के अंदर नंबर लिखा है, तो ये कोटेशन मार्क जहाँ भी यूज होगी उसका मतलब है वो स्ट्रिंग है आपका। सही है। और थर्ड में आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो आपका कौन सा ऑप्शन इस टाइप के हिसाब से सही होगा? ये बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप नंबर लिख सकते हो या स्ट्रिंग लिख सकते हो, तो आपने यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया, तो बी ऑप्शन ट्रू है। उसके बाद 4 पे आ जाते हैं। हाउ डू यू डिफाइन अ टाइप एलियस फॉर एन ऑब्जेक्ट विद नेम एज स्ट्रिंग एंड एज एज नंबर। ठीक है, अब कह रहा है टाइप एलियस यूज करना है आपने, ऑब्जेक्ट के लिए टाइप बनानी है टाइप एलियस यूज करके, जिसमें क्या होगा, नेम आपने रखना है प्रॉपर्टी का, नेम के नेम से ही बनानी है प्रॉपर्टी जिसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, और एक प्रॉपर्टी एज के नेम से बनानी है जिसकी टाइप नंबर होगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी किस तरीके से बनती है वो तो आपको पता ही है, नेम के आगे स्ट्रिंग आ गया, एज के आगे नंबर आ गया, और हमारा ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बनता है। सही हो गया। अब टाइप एलियस कैसे बनती है, टाइप का कीवर्ड यूज होता है और टाइप का हम नेम देते हैं, और टाइप का नेम हमेशा जो पहला अल्फाबेट होता है उसका वो कैपिटल होता है, ये गुड प्रैक्टिस है। ठीक है, और इक्वल्स टू लगता है, और उसके बाद आपका पूरा ऑब्जेक्ट की टाइप आ जाती है। सही है, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो हम इसको ये कर देते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना ऑब्जेक्ट और ये सब चीज़ें, अगर ये आपने सर जिया वाली जो मेरी प्ले लिस्ट है वो देखी है, तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप देखते ही इसका आंसर कर दोगे, आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक एक मैंने बहुत डिटेल में वहाँ पे समझाई हैं आप लोगों को। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिफाइन एन इंटरफेस फॉर द सेम ऑब्जेक्ट। तो इंटरफेस का भी मैं आप लोगों को बता चुकी थी किस तरीके से बनता है, इंटरफेस का कीवर्ड लगता है, ठीक है, सेम इसी तरीके से बनता है, सिर्फ फर्क ये होता है कि टाइप की जगह इंटरफेस का कीवर्ड लग जाता है, और ये जो हमने इक्वल्स का साइन लगाते हैं ना इंटरफेस में, ये नहीं लगता, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर सेम रहती हैं। सही है, तो इस हिसाब से ये पहला वाला हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है। उसके बाद आ जाता है हाउ डू यू डिफाइन अ टपल विद अ स्ट्रिंग एंड अ नंबर। अब ये टपल्स का पूछ रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आ रहा है एग्जाम में, आपसे सिंटेक्स पूछ लेगा, टपल्स का आपको ऑप्शंस दिए होंगे और आपने बताना है कौन सा सही है। तो टपल्स का हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, हमसे बोला है स्ट्रिंग और नंबर, स्ट्रिंग नंबर, ये पहला वाला ऑप्शन इसका सही है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फंक्शन विद एन ऑप्शनल पैरामीटर। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, मेरे पास ये भी कमेंट में आया था कि मैम इसका ए और बी दोनों सही हैं, तो नहीं, दोनों सही नहीं है, ये याद रखना है आपने हमेशा। फंक्शन में जब आप ऑप्शनल पैरामीटर देते हैं ना, तो क्या करते हैं, जो आपने पैरामीटर का नेम रखा है ना उसके बीच में और इस कॉलन के बीच में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, ये क्वेश्चन मार्क ऑप्शनल पैरामीटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब बात आ जाती है कि बी ऑप्शन भी सही है, तो बी ऑप्शन इसलिए सही नहीं है कि अगर आप सर जिया की रेपो खोल के देखें ना फंक्शंस वाली, तो उसके अंदर जहाँ ये ऑप्शनल या डिफ़ॉल्ट पैरामीटर किसी एक में नीचे क्लियरली मेंशन्ड है कि ऑप्शनल, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर और रेस्ट ऑपरेटर, ये सारे जो हैं आप हमेशा लास्ट में यूज़ करते हैं, ये आप स्टार्ट में यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है, ये आपके पास
करेक्ट है और ये वाला आपके पास इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शनल पैरामीटर इन्होंने पहले रखा हुआ है और उसके बाद एक पैरामीटर बनाया हुआ है, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है। हमेशा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ऑप्शनल पैरामीटर या रेस्ट पैरामीटर ये आपके पास कहाँ यूज़ होंगे, एंड में यूज़ होंगे बिल्कुल। तो ये पहला ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, सही हो गया। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ रिजल्ट इन द फॉलोइंग कोड। ये सेम क्वेश्चन है आपके पास जिस तरीके से अभी हमने ऊपर किया था सक्सेस और फेलियर वाला, कि ये रिजल्ट की टाइप पूछ रहा है। तो यहाँ पे टाइप आपके पास क्या है रिजल्ट की, ये विन, लॉस, विन, लूज और ड्रॉ, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड असाइनमेंट टू अ यूनियन टाइप। अब देखिए वही चीज़ आ गई, यूनियन टाइप क्रिएट की हुई है आपने, नंबर और स्ट्रिंग रखा है। अब कह रहा है कि वैलिड असाइनमेंट कौन सी है। अब आपने दो टाइप्स रखी हैं, अब आप इसके अंदर या तो नंबर असाइन कर सकते हो या स्ट्रिंग असाइन कर सकते हो। अब आईडी के अंदर पहले में उसने नंबर असाइन किया हुआ है और दूसरी बार उसने स्ट्रिंग असाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन है, आप नंबर भी असाइन कर सकते हो और स्ट्रिंग भी असाइन कर सकते हो। तो बोथ ए एंड बी आर वैलिड, सही हो गया। व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एक फंक्शन बनाया, इसकी रिटर्न टाइप पूछ रहा है, सिंपल है, यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखी हुई है स्ट्रिंग, तो आपके पास स्ट्रिंग आ जाएगा, सही है। रिटर्न टाइप हमेशा यहाँ लिखी जाती है इन पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट्स के सेंटर में। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये कोड है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के सवाल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एग्जाम में। अब ये देखिए ये क्या है, ये कौन सा पैरामीटर है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है कि पैरामीटर के अंदर ही आप क्या करते हैं, उसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट बन जाती है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट को क्या होता है, फिर आपको यहाँ पे असाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जैसे हम नॉर्मली फंक्शन बनाते हैं, दो पैरामीटर हैं तो दोनों आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट में क्या होगा, अगर आप यहाँ पे b की कोई वैल्यू नहीं भी देंगे ना, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये जो 2 लिखी है इसको उठा लेगा यहाँ से, तो 5 2 10 हो जाएगा हमारे पास, सही है। तो इस तरीके से हमारे पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर काम करेगा। उसके बाद कह रहा है विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट वॉइड। वॉइड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। वॉइड कैन बी यूज्ड एज अ रिटर्न टाइप ऑन फंक्शन। वॉइड क्या है, एक रिटर्न टाइप है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन तो आपके पास होगा ही होगा करेक्ट। उसके अलावा वॉइड कैन बी यूज टू रिटर्न नथिंग फ्रॉम फंक्शन, ठीक है। वॉइड किस लिए यूज़ किया जाता है, जो कि फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं हम फंक्शन के अंदर, इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होता तब हम वॉइड यूज़ करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट यानी आप देखा हम रिटर्न का कीवर्ड नहीं लगा रहे होते, हम कंसोल कर रहे होते हैं, तो तब ये क्या होता है, इसलिए वॉइड यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, क्योंकि वॉइड है एक रिटर्न टाइप, लेकिन कैसी रिटर्न टाइप है, जो कि क्या बताती है फंक्शन को कि भाई ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो हमारे पास बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, सही है। और विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट टपल्स। तो टपल्स के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कह रहा है टपल्स आर फिक्स्ड लेंथ, तो बिल्कुल ठीक है। आप टपल्स के अंदर जो उसकी लेंथ रखेंगे ना, जैसे आपने स्ट्रिंग और नंबर रखा है, तो आप एक स्ट्रिंग और एक नंबर ही उसमें दे सकते हैं, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। टपल्स एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स नंबर। टपल्स के एलिमेंट को आप इंडेक्स नंबर से जो है एक्सेस कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। टपल्स कैन होल्ड ऑप्शनल एलिमेंट्स। टपल्स के अंदर आप ऑप्शनल एलिमेंट्स दे सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ द अबव आपके पास करेक्ट हो जाएंगे। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप एनोटेशन इज इनकरेक्ट, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि एक तरीके से सिंटेक्स ही पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे जो आपने टाइप्स दी हुई है इसमें से कौन सी गलत है। तो एरे आपके पास कोई टाइप नहीं है, तो ये आपके पास गलत हो गया। बूलियन नंबर स्ट्रिंग तो आप पास करते ही करते हैं। हाउ डू यू डिफाइन अ करेक्ट फंक्शन, ठीक है। इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया गया है यूट्यूब पे, मैंने अपने चैनल पे नहीं करवाई है, बट सर ने आपको डिटेल में ये चीज़ पढ़ाई थी। तो ये कौन से फंक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं अनदर फंक्शन, दूसरे फंक्शन को, ठीक है। और क्या करते हैं, यूज़ अ फंक्शन दैट टेक्स मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, और क्या करते हैं, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं। तो ये दो ऑप्शंस आपके पास इसमें करेक्ट होंगे, सही है। ये क्या है, ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस वाले में आ सकते हैं, चेक बॉक्स में आ सकते हैं, तो आपको इसलिए पता होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फंक्शन डिक्लेरेशन एंड अ फंक्शन एक्सप्रेशन।
होस्टिंग में ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर चुकी हूँ डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ VS कोड पे, तो किसी को समझना है तो वहाँ से जाके आप समझ सकते हैं। अब हर चीज़ में हर वीडियो में बार बार नहीं समझा सकती, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी अभी मुझे पता है वीडियो बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम लेने वाली है, तो फिर आप लोग खुद भी बोर हो जाते हैं कि इतनी लंबी वीडियो कौन देखे, तो इसलिए मैं बार बार एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं, होस्टिंग वाली वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने सारी चीज़ें क्लियर की हुई हैं। तो आप जब वो देख के आएंगे ना तो आपको इसका आंसर खुद समझ में आ जाएगा। होस्टिंग में क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन जो होती है वो होस्टेड होती है, जबकि फंक्शन एक्सप्रेशन होस्टेड नहीं होता। अब ये फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है, ये आप वो वीडियो देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। सही है। उसके अलावा दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, फंक्शन डिक्लेरेशन कैन बी कॉल्ड बिफोर इट इज़ डिफाइंड वाइल अ फंक्शन एक्सप्रेशन कैन नॉट। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ऑप्शन हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रेडियो बटन वाला ऑप्शन दिया हुआ है, या तो हो सकता है आपको रेडियो बटन में ऐसे दे दे तो आप दोनों सेलेक्ट कर लो, और हो सकता है आपको चेक बॉक्स में दिया जाए तो चेक बॉक्स में आप ये दोनों सेलेक्ट कर लो, और अगर चेक बॉक्स में भी आपके पास ये ऑप्शन है तो फिर आप सिर्फ ये सेलेक्ट करो। सही है। लेकिन अगर आपको रेडियो बटन दे दिया जाता है और ये बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन नहीं दिया जाता और ये दोनों आपके पास हो, तो आप सोचे कौन सा सेलेक्ट करना है, तो पहले वाला ज़्यादा बेहतर आंसर है, तो आप पहले वाले को सिलेक्ट कर लें। ठीक है। What is the primary purpose of using read only modifier in TypeScript? read only का जो कीवर्ड है क्यों यूज़ किया जाता है, to prevent the property for being modified after initialization। यानी आपने एक बार इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद आप उसको ना रीअसाइन कर सकते हैं, ना ही उसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो रीड ओनली का पर्पस यही है, इसलिए आप उसको यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स इन टाइपस्क्रिप्ट? तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल्स आर एक्सेसिबल ओनली विद इन द फंक्शन और ब्लॉक विद इन द डिक्लेयर। सही है, तो ये ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। और ग्लोबल वेरिएबल्स आर एक्सेसिबल थ्रू द इंटायर कोड। तो अब ये आपको पता ही चल रहा होगा, ग्लोबल वेरिएबल नाम से ही पता चल रहा है कि हर जगह आप इसको एक्सेस कर सकते हैं पूरे कोड के अंदर। लेकिन लोकल वेरिएबल सिर्फ फंक्शंस के अंदर और ब्लॉक क्या होते हैं, जिसे हम इफ एल्स वाली स्टेटमेंट यूज़ करते हैं कोई कंडीशन लगा के, तो वो सिर्फ उसके अंदर ही एक्सेसिबल होंगे, उससे बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं इसके बाद एक और क्वेश्चन है, लेट सी ए और बी। अब यहाँ पे देखिए एक फंक्शन बना हुआ है, एरो फंक्शन है हमारे पास। अब इसके अंदर देखिए ए और बी की वैल्यू असाइन कर दी गई है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे कह रहा है हमने क्या यूज़ किया है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ किया है। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट भी मैं डिटेल में अपने चैनल पे एग्जांपल्स के साथ समझा चुकी हूँ, तो अगर आपको नहीं आता है प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, और आता है तो फिर बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्या होगा, सिंपल प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, हाथ के हाथ आपकी चीज़ आपका जो 1 से इंक्रीमेंट किससे होगा, 1 से होगा हमारे पास, तो फौरन से ये क्या करेगा, ए के अंदर 1 ऐड कर देगा। सही है, बात का वेट नहीं करता। लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, इस सिचुएशन में ऐसे होगा कि यहाँ पे 1 ए के अंदर ऐड हो जाएगा, फिर प्लस बी क्या है आपके पास 2 है। ठीक है, लेकिन ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, यानी 2 के बाद +1 है, तो ये +1 तब तक नहीं होगा 2 के अंदर जब तक इसके बाद एक और बार बी को कॉल ना किया जाए। ठीक है, यानी ये बी +1 है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही वो अज्यूम करेगा, 1 को वो नहीं देखेगा, तब तक नहीं देखेगा जब तक आगे एक और भी उसको ना मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल इसके बाद दोबारा +b लिखा होता ना, तो क्या करता है, ये b आगे बढ़ता उस b तक जाने के लिए, तो उसको ये +1 दिख जाता, तो वो क्या करता, फिर इस +1 को ऐड करता और फिर वहाँ तक जाता। लेकिन अब क्या है, इससे आगे कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो इस b पे आके स्टॉप हो जाएगा और ये +1 नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, ये a हमारे पास 2 बन गया और b भी 2 था, तो दोनों को सम करने के बाद आउटपुट क्या आएगा, आपके पास 4 आएगा। लेकिन इस सवाल के अंदर हमारा जो आउटपुट है वो क्या है, एरर है। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर आएगा आपके पास। क्यों आएगा, लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम आपने गलत आंसर दिया है, एरर तो आएगा ही नहीं, इसका आंसर तो 4 आएगा। 4 कैसे आएगा मैंने आपको बता दिया, लेकिन एरर कैसे आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ हो रही है, सवाल बहुत बच्चों वाले दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जो हम नोटिस नहीं करते और सही आते हुए जवाब को भी हम गलत करके आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करें कि वेरिएबल का जो सी है वो स्मॉल लेटर में, और यहाँ पे जब आप कंसोल कर रहे हैं तो आपका जो सी है वो क्या है, कैपिटल लेटर में।
तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि इस चीज़ से आपके आंसर पे असर पड़ सकता है। अब यहाँ पे मैंने कैपिटल सी लिखा हुआ है तो मुझे ये एरर देगा ही देगा। अब ये मैं कंसोल पे जाके आपको दिखाऊं अगर, तो आपको समझ आएगी कि मैं क्यों ऐसे कह रही थी। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ आते हैं और अब आप देखिएगा, ठीक है। अब मैं कंसोल करती हूँ इसको और यहाँ पे मैं कैपिटल सी कर देती हूँ। देखिए एरर दे रहा है मुझे, कैन नॉट फाइंड नेम सी, डिड यू मीन सी। वो मुझे बोल भी रहा है कि आप स्मॉल लेटर वाला सी बोल रहे हो। तो अब जैसे ही मैं इस सी को हटा के स्मॉल लेटर पे करूंगी तो ये मेरा आउटपुट यहाँ पे 4 दे देगा। ठीक हो गया। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, तो आपने इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना है। एक एक चीज़ को आपने देख के फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लें अपने सवाल का आंसर देने के लिए। ठीक हो गया। हाउ कैन यू कन्वर्ट द वेरिएबल वैल्यू फ्रॉम स्ट्रिंग टाइप टू अ नंबर टाइप। आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, अजान हो रही है, हम थोड़ी देर बाद स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हम कहाँ थे। अब देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे कि हम इस तरीके से भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं, इन दो तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं आपके वेरिएबल की वैल्यू को स्ट्रिंग से नंबर में। ठीक है। अब आप बोलेंगे यहाँ पे ये दो मेथड्स भी तो हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जिसको आप एस के कीवर्ड से यूज़ करते हैं। आप बोलेंगे हम यहाँ टाइप कास्टिंग भी तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो सकता है यहाँ पे एस कीवर्ड का यूज़। क्यों? क्योंकि वो अननोन के साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे आपकी डेटा टाइप अननोन नहीं है, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप है। तो यहाँ पे ये दो मेथड्स आपके पास काम करेंगे, इनको माइंड में रख लें आप। ठीक है। अब मैं इसको VS कोड पे भी आपको चल के दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि एरर आएगा। ये देखिए, इसमें मैं होवर कर रही हूँ, आपको क्या कह रहा है, कन्वर्ट द एक्सप्रेशन टू अननोन फर्स्ट। यानी वो कह रहा है कि आपका जो ये वेरिएबल है ना, इसको आप पहले अननोन में कन्वर्ट करो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देती हूँ इसकी टाइप, क्या कर दिया मैंने, ठीक है, इसकी टाइप मैंने दे दी अननोन। अब आप देख रहे हैं एरर चला गया। अब ये इसको क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर देगा नंबर के अंदर। सही है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। बट जहाँ पे आपके पास टाइप आपकी क्या है, स्ट्रिंग है, तब आप ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते। ये मेथड आपका अननोन पे ही काम करेगा। उसके अलावा ये दो मेथड्स आपके पास प्रॉपर काम कर रहे हैं। सही है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि आप जो हो टाइप कास्टिंग, टाइप असर्शन जो है वो दो तरीकों से कर सकते हैं। या तो एस का कीवर्ड यूज़ करके कर सकते हैं, या एंगल ब्रैकेट का यूज़ करके आप ये काम कर सकते हैं। दोनों तरीके सही हैं बिल्कुल। तो आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप ये काम एंगल ब्रैकेट के साथ कैसे करेंगे। तो आपको ये सिंटेक्स याद रहना चाहिए कि क्या जिस वेरिएबल को आपने कन्वर्ट करना है, एंगल ब्रैकेट में आप कैसे यूज़ करोगे, ये वेरिएबल है ना, इसको आपने कन्वर्ट करना है। तो ये यहाँ पे रहेगा और इससे पहले एंगल ब्रैकेट्स लगेंगे और जिस टाइप में कन्वर्ट करना है वो टाइप आएगी यहाँ पे। ठीक है। और इसी तरीके से अगर एस का यूज़ करेंगे तो एस वाले में क्या होगा, पहले वेरिएबल आएगा जिसको कन्वर्ट करना है, फिर एस का कीवर्ड आएगा और फिर टाइप आएगी। तो ये एक इसका जो सीक्वेंस है ना चीज़ों का, कि कहाँ क्या चीज़ कैसे आएगी, ये आपने बस माइंड में रखना है। तो हर जगह ये सेम अप्लाई होगा। उसके बाद आ जाते हैं इनम पे। ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। ठीक है। हर तरीके से इनम आपको याद रखना है किस तरीके से होगा। और भी सवाल मैंने आगे किए हैं शायद इनम के। तो इनम और टपल्स ये तो बहुत ज़्यादा जो है ना रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो आपने इनम और क्या कहते हैं टपल्स की प्रैक्टिस करके रखनी है। अब यहाँ पे देखिए एक इनम बना हुआ है, इसका सिंटेक्स भी आपको याद रखना है। सही है। यहाँ पे हमने इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज सेट की हुई हैं 1, 2 और 4। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अगर हम ये वैल्यूज़ ना दें तो क्या होगी, रेड 0 होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ एक एक को दी हुई हैं। सही है। तो अब ये कह रहा है कि ये जो तरीक़ेकार है, इससे आप क्या कर सकते हो, आपने क्या किया, इनम का नेम लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, इनम का नेम लिख के डॉट रेड लिख दिया। तो अब इसके थ्रू आप क्या गेट कर सकते हो, आपसे ये पूछ रहा है। तो अब इसको मैं कंसोल करती हूँ। ठीक है। और यहाँ पे जाती हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि किस किस तरीके से इनम वाला टॉपिक मैंने कराया हुआ है। ये कंसोल सी स्मॉल करना पड़ेगा। ठीक है। एरर चला गया। अब देखिएगा ये क्या आउटपुट देगा मुझे।
ठीक है, ये देखिए रेड इसने आउटपुट दे दिया मुझे। तो इट मीन्स ये क्या करेगा, एनम के मेंबर की वैल्यू गेट करके देगा। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो क्या है आपके पास, कि आप इसको कैसे गेट कर सकते हो, इस तरीके से भी आप इसको, एक मिनट, ठीक है, आप इसको ऐसे भी गेट कर सकते हो। आपने इंडेक्स नंबर दे दिया, इसका इंडेक्स नंबर इसका 1 है, ठीक है, आपने दे दिया और आपने इसको ऐसे किया, तब भी ये आपको क्या करेगा, रेड दे देगा। यानी ये दो तरीके थे जिससे आप क्या कर सकते हो, इनम के मेंबर की वैल्यू गेट कर सकते हो। और अगर आपको इसके इंडेक्स नंबर की वैल्यू चाहिए तो सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ पे इनम मेंबर लिख देंगे, तो आप देखिएगा अब ये मुझे 1 देगा आउटपुट। देखा आपने, तो इस तरीके से आप इजीली इसको गेट कर सकते हो। तो ये आपने क्या करना है, इनम वाली अगर वीडियो देखी है तो ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जाहिर सी बात है, अभी सिर्फ वीडियोस देख के तो आपको नहीं समझ में आने वाला। तो ये हो गया इसका आंसर, रेड हमारे पास। उसके बाद हाउ डू यू एक्सेस द सेकेंड एलिमेंट ऑफ अ टपल दैट विच इज ऑफ टाइप नंबर स्ट्रिंग। ठीक है, कह रहा है नंबर स्ट्रिंग है, आप किस तरीके से गेट कर सकते हो, तो सिंपल है, आपने इंडेक्स नंबर देना होता है। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डेटा और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हम 1 लिख देंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके सेकेंड एलिमेंट को गेट कर लेंगे इजीली टपल्स के। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होते हैं इसमें भी, एरे की तरह ही काम करता है तकरीबन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, ठीक है, अब ये एक वेरिएबल दिया हुआ है आपको, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे। अब यहाँ पे होगा क्या, आप देखो एनी दिया हुआ है यहाँ पे हमें, और हेलो वर्ल्ड दिया हुआ है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, और मैंने यही कहा था कि उस वीडियो में जो मुश्किल सवाल थे ना, मैंने उनको डिटेल में समझाया है, बाकी जो इजी थे उनको समझा के मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाह रही थी। तो खैर, यहाँ पे देखिए अभी क्या है, स्ट्रिंग दिया हुआ है, और यहाँ पे मैं जो न्यू वेरिएबल बना रही हूँ ना, उसमें मुझे नंबर चाहिए। तो अब ये इसको मैं नंबर में कैसे कन्वर्ट करूँगी, नंबर टाइप में नहीं कन्वर्ट करना मुझे इसके जो अल्फ़ाबेट्स है ना वो नंबर में चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए। तो किस तरीके से करूँगी मैं, डॉट लेंथ का मेथड यूज़ करूँगी, स्ट्रिंग पे अप्लाई होगा ना, डॉट लेंथ का मेथड यूज़ करूँगी, तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, इसके अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनकी वैल्यू आ जाएगी, नंबर्स आ जाएंगे कि कितने अल्फ़ाबेट्स इसमें यूज़ हुए हैं। लेकिन वो मैं कैसे करूँगी, वो तो हमारे पास स्ट्रिंग पे अप्लाई होता है और ये हमारे पास एनी है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगी, मैं यहाँ पे एस का कीवर्ड यूज़ करके इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं इस पर डॉट लेंथ का मेथड लगाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे पास समझिए आउटपुट क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी। अब इसकी लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, स्पेस को भी गिनते हैं, 7 8 सॉरी 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या हो गई, 13 हो गई। तो अब इस जो ये हमारा ये वेरिएबल है जिसकी टाइप नंबर है, उसकी लेंथ क्या हो गई हमारे पास, 13 हो गई। तो ये हमारे पास 13 आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे और आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग एन ऑब्जेक्ट टाइप। तो ये मैं अभी ऊपर भी बता चुकी हूँ कि ऑब्जेक्ट की टाइप किस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू हैंडल एक्सेप्शंस इन टाइपस्क्रिप्ट। एक्सेप्शंस मीन एरर्स, तो आप ट्राई कैच का यूज कर सकते हैं इसके लिए। फिर आता है विच इज़ द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपके पास एक कोड है जिसके अंदर आपने एनी टाइप रखी है और आपका जो है वैल्यू क्या है, नंबर है, ठीक है। अब उसको कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो उसको किस में, वैल्यू एज नंबर, आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो एज का कीवर्ड यूज़ करके, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पे अब हम लेंथ काउंट नहीं कर रहे। तो अब हमने इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया नंबर टाइप में, तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा आपके पास, 1 2 3। इसको हम जो है यहाँ पे भी करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। VS कोड पे आते हैं और यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है कि ठीक है, और कंसोल का C स्मॉल, और यहाँ पे ये
इसको हटा देते हैं क्योंकि मैंने सब चीज़ें वर्ड पे लिखी थी तो उस वजह से। अब ये देखिए 1 2 3 आ गया आपके पास आउटपुट। उसने क्या किया, इस न्यूमेरिक वैल्यू की ये देखिए नंबर टाइप बन गई और पहले यहाँ क्या थी, एनी थी, तो हमने पहले उसको नंबर में कन्वर्ट किया और फिर उसका आउटपुट ले लिया। अब थोड़ा सा नीचे और आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू हैंडल एसिंक्रोनस टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, तो जितने भी एसिंक्रोनस ऑपरेशंस होते हैं वो कौन हैंडल करता है, हमारे पास ये चारों हैंडल करते हैं, एसिंक, अवेट, प्रोमिसेस और कॉल बैक्स। ठीक है, तो ये चारों हमारे पास इसको हैंडल करते हैं। अगर आपके पास जो है चेक बॉक्स वाला ऑप्शन आता है और ये चार ऑप्शंस दिए जाते हैं तो ये चारों सही हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिल जाए कि रेडियो बटन है और एक सेलेक्ट करना है तो फिर आप एसिंक को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट विच इज़ द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड। मेरा गला जो है ना वो खुश्क हो गया है बोल बोल के। अच्छा, अब तो यहाँ पे क्या है, सिंपल ये मॉड्यूलस का यूज़ किया। ऑपरेटर्स आपने पढ़े हुए हैं, अगर पढ़े हुए हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इसके ज़रिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका आउटपुट क्या आएगा आपके पास। सिंपल क्या हो रहा होता है, डिवाइड कर रहे होते हैं हम इसको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका आउटपुट देख लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे इसका आउटपुट क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। फिर भी हम यहाँ VS कोड पे देख लेते हैं ताकि आप लोगों को बाद में ये ना हो कि इसका ये आंसर नहीं था, ये आंसर नहीं था। मैंने आप लोगों से कहा भी है कि आप लोग हर चीज़ को VS कोड पे करके देखा करें तो वो चीज़ कंफर्म हो जाएगी आपको कि ये है या नहीं है। देखिए 0 आ गया आंसर इसका, ठीक हो गया। वैसे क्या है कि जो क्वेश्चंस है ना वो इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा मैंने सुना है। कुछ क्वेश्चन जो है 1 2 जाहिर है सारे क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होंगे, लेकिन क्वेश्चंस किस तरीके से हो रहे हैं रिपीट के, उनकी वर्डिंग चेंज की जा रही है, उनको थोड़ा बहुत घुमा फिरा के दिया जा रहा है। जैसे अब ये ऑप्शंस है आपके पास 4, तो हो सकता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन किसी के पास सेम चला जाए लेकिन ऑप्शंस डिफरेंट होंगे, यानी एक सही आंसर तो होगा लेकिन ये 3 ऑप्शंस डिफरेंट होंगे जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। या इसको जिस तरीके से यहाँ लिखा गया हो सकता है इसमें कुछ और ऐड करके दे दिया जाए, वैल्यूज चेंज कर दी जाए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस हैं बहुत ईजी। तो आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक हो गया, इसका आंसर 0 आ गया। व्हाट इज़ अ टपल इन टाइपस्क्रिप्ट। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, तो हम इसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं। कह रहा है कि टपल क्या है टाइपस्क्रिप्ट में। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ द सेम टाइप, अ फिक्स लेंथ एरे with the known data type for each element, a dynamically sized collection, a function returning multiple values। तो यहाँ पे उसने टपल के बारे में पूछा कि टपल क्या है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, फिक्स्ड लेंथ एरे है विद नोन डेटा टाइप फॉर ईच एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें डेटा टाइप्स भी आप बता देते हैं तो इस वजह से विद नोन डेटा टाइप्स। उसके बाद हाउ डू यू टपल डिफर फ्रॉम एरेज इन टाइपस्क्रिप्ट। एरेज से किस तरीके से डिफरेंट है टपल्स। ठीक है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें इसमें सेम है लेकिन जाहिर है डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे देखिए टपल्स कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, टपल्स क्या करता है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट को स्टोर करता है, एरे के अंदर ये चीज़ नहीं होती। अब किसी ने मुझसे ये चीज़ कमेंट में पूछी थी तो यहाँ पे मैं इसलिए वो चीज़ क्लियर कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों के हो सकता है माइंड में ये चीज़ आ रही हो कि हम जो है एरे के अंदर भी मल्टीपल यानी डिफरेंट टाइप से स्टोर करवा सकते हैं यूनियन टाइप का यूज़ करके उसके साथ। तो बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन आप खुद देखिए यहाँ पे एरे और टपल्स की बात हो रही है। यूनियन टाइप एक अलग तरीका है। ठीक है, उसको आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज़ करते हैं आप उसको, ठीक है, फंक्शंस के साथ भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो एक तरीका है, उसको आप किसी भी चीज़ में यूज़ करके इस तरीके से रिजल्ट्स ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात एरे और टपल्स की हो रही है, यूनियन टाइप की नहीं हो रही। यूनियन टाइप एरे का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो एरे और अगर टपल्स का डिफरेंस देखा जाए तो टपल्स के अंदर आप स्टोर कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एरे के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद टपल्स है वह फिक्स लेंथ। ठीक है, टपल्स की फिक्स लेंथ होती है, इसको मैं हटा देती हूँ। टपल्स की क्या होती है, फिक्स लेंथ होती है। कैसे कि आपने देखा है हम जब टपल्स बनाते हैं, बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा।
आप जब टपल्स बनाते हैं, इसका बोथ ए एंड बी ऑप्शन ट्रू होगा। आप जब भी टपल्स बनाते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे हमने टपल्स की टाइप बनाई, स्ट्रिंग लिखा, नंबर लिखा, बूलियन लिखा, तो अब वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग आपने पहले नंबर पे लिखा है तो आप पहले नंबर पे स्ट्रिंग ही पास करोगे, दूसरे नंबर पे नंबर है नंबर ही पास करोगे, तीसरे पे बूलियन है बूलियन ही पास करोगे। अब आप उसके अंदर एक बार आपने स्ट्रिंग टाइप दिए तो आप एक बार ही स्ट्रिंग लिख सकते हो। ऐसा नहीं है आपने एक बार स्ट्रिंग टाइप दे दी तो आप उसके अंदर 2-3 स्ट्रिंग लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो वो एक फिक्स लेंथ होती है। लेकिन एरे के अंदर क्या होता है कि एरे के अंदर आपने स्ट्रिंग टाइप दे दी तो आप जितनी मर्जी चाहे स्ट्रिंग लिख सकते हैं। उसके अंदर आप 2 नाम लिखें, 3 नाम लिखें, 5 लिखें, 8 लिखें, कोई लिमिट्स नहीं होती उसके अंदर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, सही है। और बोथ ए एंड बी हो गया इसका। व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ, किस चीज़ का है, सिंटेक्स टू डिक्लेयर अ टपल इन टाइपस्क्रिप्ट। सिंटेक्स आप लोगों को पता ही है क्या होता है टपल्स का, तो ये आपके पास सिंटेक्स आ गया, सही है। नंबर स्ट्रिंग देख लूँ मैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा इतना जब कंटिन्यूसली कोई चीज़ कर रहा होता है ना इंसान, तो उसका अपना माइंड भी काम नहीं कर रहा होता, तो हो सकता है कहीं मैं भी गलती कर दूँ, तो इसलिए मैं ज़रा देख देख के आप लोगों को आंसर कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक है। ये विच मेथड कैन बी यूज टू ऐड एलिमेंट्स टू अ टपल। तो जो एलिमेंट्स एरे में यूज होते हैं वही एलिमेंट्स टपल्स में भी यूज हो रहे होते हैं। तो हम कौन से एलिमेंट यूज कर सकते हैं, अनशिफ्ट और पुश यूज होता है एरे में भी। पुश एरे के लास्ट में एलिमेंट ऐड करने के लिए यूज होता है और अनशिफ्ट एरे के स्टार्ट में एलिमेंट ऐड करने के लिए यूज होता है। तो ये दोनों मेथड्स यहाँ पे यूज होंगे। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे देखिए हमने टपल्स यूज किया हुआ है, अब ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है ट्रू को। अब आप यहाँ पे देखिए हमने टाइप दिए नंबर और स्ट्रिंग, और पुश क्या करवा रहा है, वो उसके अंदर बूलियन करवा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल वो क्या दे देगा, आपको एरर दे देगा कि भाई आप क्या कर रहे हो। अगर यहाँ पे आपने जैसे स्ट्रिंग और नंबर दिया है तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग या नंबर पुश करवा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आप ऐसी टाइप जो आपने टपल्स में रखी ही नहीं है उसको आप पुश नहीं करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपको क्या करेगा, एरर दे देगा ये वाला, ठीक है, सिंपल एरर आ जाएगा। कैन अ टपल हैव ऑप्शनल एलिमेंट्स इन टाइपस्क्रिप्ट। तो बिल्कुल यस आ जाएगा, ऑप्शनल एलिमेंट्स आप टपल्स में दे सकते हैं। और हाउ डू यू स्पेसिफाई ऑप्शनल एलिमेंट्स इन अ टपल। तो यूजिंग आफ्टर द एलिमेंट टाइप क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब ये आपको एक अदद कोड दिया हुआ और पूछ रहा है इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे हमने टपल्स क्रिएट किया है, ठीक है। अब ये नेस्टेड एरे, एरे के अंदर एक और एरे दिया हुआ है, सही है। तो अब यहाँ पे आपने इस चीज़ को समझना है कि ये तो एक पूरा एरे है यहाँ तक, सही है, उसके अंदर एक एरे बना है। तो एरे के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। अब जैसे ये एक एलिमेंट हो गया इस एरे का, मेन एरे का, सही है, और ये जो है उसका दूसरा एलिमेंट हो गया, सही है। यानी क्या हुआ, ये इंडेक्स 0 हो गया, ये इंडेक्स 1 हो गया। अब इस इंडेक्स 1 के अंदर भी इंडेक्स होगा, ये इंडेक्स 0 होगा, ये इंडेक्स 1 होगा, सही है। तो अगर आपको सेकंड वाले एरे को एक्सेस करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, पहले उसका मेन इंडेक्स नंबर बताएंगे, यानी जो पूरा एरे है इसके अंदर वो नेस्टेड एरे का क्या इंडेक्स बन रहा है, तो 1 बन रहा है। तो पहले आप 1 लिखेंगे और फिर उस एरे के अंदर के एलिमेंट्स को गेट करने के लिए आप इस तरीके से उसके इंडेक्स लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि इस एरे का जो सेकंड एरे है अंदर जो बना हुआ है नेस्टेड एरे, उस नेस्टेड एरे का 0 इंडेक्स मुझे चाहिए, यानी स्ट्रिंग चाहिए। तो क्या गेट करूंगी मैं, हेलो गेट कर लूंगी, तो मेरे पास हेलो आ जाएगा आउटपुट में, ठीक हो गया। उसके बाद व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये भी इजी है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, रीअसाइन कर रहे हैं इसको। सिंपल कि हमने कहा माई टपल के इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू है ना, इंडेक्स 0 पे क्या है 10 है, उसको रीअसाइन करके 20 कर दो, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा 20 10। तो ये वाला आउटपुट आपका करेक्ट हो जाएगा, सही। नीचे आते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग टपल्स। टपल्स क्यों यूज किया जाता है, टू क्रिएट फिक्स लेंथ एरे विद स्पेसिफिक टाइप्स, टू क्रिएट फंक्शंस विद मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज, ठीक है। अब इसका पर्पस पूछा गया है, ऊपर जो है ना, ऊपर हमसे पूछा गया था टपल्स क्या होता है, तो हमने टपल्स के बारे में बताया था। अब पूछा गया है कि ये किस किस मकसद के लिए यूज होता है, तो आप इसको क्या करते हैं, एरेज में यूज करते हैं विद स्पेसिफिक डेटा टाइप्स और फिक्स लेंथ, और फंक्शंस में भी यूज कर सकते हैं, किस लिए, विद मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज के साथ। तो बोथ
बी एंड सी आपके पास करेक्ट हो जाएंगे। फिर आता है कैन टपल्स हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, नो, आप इसमें डिफॉल्ट वैल्यू नहीं रख सकते हैं, तो नो आ जाएगा इसके अंदर। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ है, अब ये टपल्स ही यूज हुआ है, लेकिन किसके साथ हुआ है, यूनियन टाइप के साथ यूज हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया, टाइप एलियस बनाया, अब ये तीनों चीजों को मर्ज किया हुआ है। देखिए टाइप एलियस टाइप का कीवर्ड है, हमने नेम दिया, इक्वल्स का मार्क लगाया, उसके बाद हमने क्या किया, ये टपल्स ले लिए, टपल्स ले लिए, और बीच में हमने क्या यूज किया, यूनियन, यूनियन टाइप बना दी हमने। अब क्या होगा कि हम दो तरीके के टपल्स बना सकते हैं इस माई टपल वेरिएबल के लिए, हमने टाइप दे दी। अब इसमें हम नंबर या स्ट्रिंग कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, बूलियन और स्ट्रिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ ट्रू और 10 रखा था, इसका मतलब हमने क्या किया, ये किया है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू और 10, ए वाला ऑप्शन आ जाएगा। सही है। अच्छा जी, उसके बाद व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, तो यहाँ पे आपके पास एरर आ जाएगा, क्योंकि आप क्या है सॉरी, इसके अंदर आप क्या है, इंटरसेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एरर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या दिया है, सही है, एरर आ जाएगा। और 42 क्वेश्चन था आई गेस। हाँ, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, तो लेट माई टपल नंबर स्ट्रिंग, सेम वही चीज़ है, यहाँ पे भी सिंपल क्या कर रहे हैं, कॉन्कैट कर रहे हैं। जो जो एरे के मेथड्स है ना, वो सारे मेथड्स टपल पे अप्लाई हो रहे होते हैं, तो अगर आपको एरे के मेथड्स आते हैं, एरे पे यूज़ करना आते हैं, तो टपल्स में कोई मुश्किल बात नहीं है, सेम उसी तरीके से यूज़ होगा। अब यहाँ पे आपने एक अदर टपल बनाया है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उसको कॉन्कैट कर रहे हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम सिंपल माई टपल लिख के डॉट कॉन्कैट, और फिर पैरेंथीसिस के अंदर हमने एक न्यू एरे बना दिया, और इन दो को हम क्या कर रहे हैं, कॉन्कैट कर रहे हैं। कॉन्कैट करने के बाद आपने क्या किया, आपके पास आउटपुट आ जाएगा ये, पहले ये आएगा 10 10, और इसके साथ आपने किसको जोड़ दिया, इस न्यू एरे को जोड़ दिया, तो इन दोनों को आपने मर्ज कर दिया आपस में। ठीक हो गया। उसके बाद आता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, इसको समझना ज़रूरी है। अब जो है यहाँ पे तो हमें कह रहा है कि console.log, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आया था, क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा था कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आया है, तो अब पता नहीं एज इट इज़ यही क्वेश्चन था या कुछ मिसिंग था, लेकिन इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अगर आपके पास चेक बॉक्स का ऑप्शन हो तो क्लियर है कि आउटपुट पूछा है उसने, तो आउटपुट किस चीज़ का आता है, जब आपने कंसोल किया होता है कुछ तो ही आउटपुट आता है। तो इस ज़ीरो नम ज़ीरो का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है ना, आप इस वेरिएबल को थोड़ी ना कॉल कर रहे हैं यहाँ पे आप डायरेक्ट कंसोल करा रहे हैं ट्रू और फॉल्स को। ठीक है, तो इस हिसाब से ये दोनों आंसर आपके पास आ जाएंगे अगर चेक बॉक्स दिया हो। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स आपके पास आउटपुट आएगा। लेकिन अगर आपके पास चेक बॉक्स नहीं दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, एरर दे देना है। ठीक है, आपने सिंपल यहाँ पे एरर दे देना है। लेकिन अगर आपके पास चेक बॉक्स हो, तो उस लिहाज से अगर मैं देखूँ इसको, तो मेरे पास जो सही आंसर है इस कोड का, वो ये ट्रू और फॉल्स है। सही है, तो ये दोनों ऑप्शन मेरे पास क्या होंगे, सही होंगे। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड ना, ये क्वेश्चन था जो थोड़ा इंटरेस्टिंग था, इसमें एक लॉजिक है जो समझने वाली है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ये कोड दिया हुआ है, अब ये पूछ रहा है आपसे कि क्या आंसर होगा इसका, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, यानी कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो अब यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया उसने लेट नम, जिसकी वैल्यू उसने 0 रखी। ठीक है, उसके बाद उसने लिखा इफ ट्रू और एल्स। अब इफ ट्रू में console.log ट्रू है, एल्स में console.log फॉल्स है, यानी अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू चलेगा, एल्स है यानी फॉल्स होगी तो फॉल्स प्रिंट होगा। अब यहाँ पे जब इफ एल्स के अंदर डायरेक्ट ट्रू लिख दिया जाए, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला कोड ही एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि आपने उसको मेंशन कर दिया कि भाई ट्रू ही है इफ, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर ट्रू आ जाएगा। सही है, अब इसको हम ना थोड़ा सा VS कोड पे चल के समझते हैं, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ है, तो इसको VS कोड पे ही समझते हैं। यहाँ आते हैं,
ठीक है। अब मैं इसको अगर आप देखिएगा आउटपुट क्या देगा ये मुझे, ट्रू। सही है। अब इसको समझना कैसे है आपने कि यहाँ पे जब ट्रू दे देना, इफ के अंदर डायरेक्ट ट्रू लिखा हुआ है, तो फिर आपने ऊपर नहीं देखना कुछ भी, आपने यही वाला जो है आपके पास कंसोल प्रिंट होगा। अब यहाँ पे इसने नम दिया हुआ और जीरो दिया। अब फॉर एग्जाम्पल इस इफ के अंदर इसने इस वेरिएबल को कॉल किया होता इफ नम, तो अब आप बताइए कि क्या प्रिंट होगा आपके पास, ट्रू प्रिंट होगा या फॉल्स प्रिंट होगा। अभी आपने बताना है कि कंडीशन जो है आपकी वो ट्रू हुई या फॉल्स हुई। अच्छा ये ट्रू फॉल्स हटा देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा आपको, तो मैं इसको कर देती हूँ 1 और इसको मैं कर देती हूँ 2। सही है। अब आपने बताना है कि क्या प्रिंट होगा हमारे पास। ऊपर उसने नम के अंदर वैल्यू असाइन की है 0, सही है, और इफ के अंदर भी उसने नम रखा हुआ है। तो अब आप बताएं आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई नम के अंदर उसने वैल्यू तो दी हुई है तो ट्रू होगी कंडीशन, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है आपको समझनी पड़ेगी, वो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। कमेंट ऐड करते हैं। देखिए समझिएगा इस चीज़ को कि कब कब आपके पास फॉल्स होता है। ठीक है, फॉल्स कब कब होगा, जब आपके वेरिएबल के अंदर 0 लिखा हो, ठीक है, इस तरीके से हो जाए, अनडिफाइंड आ जाए, या फिर आपके पास एम्प्टी एरे हो। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें अगर आपके वेरिएबल के अंदर दी हुई है, जैसे यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है फॉल्स। ठीक है, इनमें से कुछ भी आपके पास दिया हो, यानी क्या, एम्प्टी स्ट्रिंग, तो इसका मतलब क्या है, आपकी कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो इस हिसाब से ये जो नम की वैल्यू 0 रखी हुई है, तो इस हिसाब से कौन सी कंडीशन चलेगी यहाँ पे, इफ चलेगी या एल्स चलेगी, ऑब्वियसली एल्स चलेगी। हम करके देख लेते हैं। सॉरी, ये देखिए क्या प्रिंट कर दिया उसने, 2 प्रिंट कर दिया, यानी क्या चल गया हमारे पास, एल्स वाला कोड चल गया, हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है, जब भी वेरिएबल के अंदर 0 या इस टाइप की कोई भी चीज़ दी हो, आपको एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया हो, अनडिफाइंड दे दिया हो, तो आपने क्या करना है, समझ जाना है कि ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और मेन चीज़ ये थी समझने वाली कि इस इफ के अंदर आपके फिर इस वेरिएबल को कॉल भी किया गया। अगर यहाँ पे डायरेक्ट ट्रू लिख दिया गया है तो फिर तो वो ट्रू ही है, उसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन अगर इसके अंदर आपके उस वेरिएबल को कॉल किया गया है तो फिर आप इस हिसाब से अपना रिजल्ट बताएंगे। और इसी तरीके से अगर ट्रू कब कब होगा आपके पास, ट्रू कब कब होगा आपके पास, जब आपके पास क्या होगा, एम्प्टी एरे हो, सही है, या आपके पास कोई भी 1 या 1 से बड़ा नंबर लिखा हो, या आपके पास स्ट्रिंग में कुछ भी लिखा हुआ हो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपके पास क्या होगा, आपकी कंडीशन ट्रू होगी। सही है, इस कंडीशन में आपकी इस सिचुएशन में आपकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। फॉल्स लिखा होगा तो फॉल्स ही होगा, ट्रू लिखा होगा तो ट्रू ही होगा। लेकिन ये चीज़ माइंड में रखनी है आपने, इस टाइप की कोई भी चीज़ दी हो तो आपकी कंडीशन फॉल्स होगी। जैसे अब इसमें 0 था और हमने इफ के अंदर इस वेरिएबल को रखा अपने, तो उसने बता दिया भाई कंडीशन फॉल्स है, तो आपका एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर यही मैं यहाँ पे 1 कर देती हूँ, ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको चेंज करती हूँ, इसको ट्रू कर देते हैं और इसको फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने वहाँ पे कंडीशन 1 कर दी, तो अब देखिएगा मेरे पास क्या होगा, इफ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए क्या कर दिया उसने, ट्रू दे दिया मुझे। सही है, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि इस तरीके से अगर आपके पास कुछ आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कब कब फॉल्स होगा और कब कब ट्रू होगा। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं। स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर दोनों दिखने में सेम होते हैं, डिफरेंस यही है कि रेस्ट ऑपरेटर में जो टाइप होती है ना उसके साथ एरे लग जाता है, जबकि स्प्रेड ऑपरेटर में ऐसा नहीं हो रहा होता है। स्प्रेड ऑपरेटर क्या हो रहा होता है, साथ में यहाँ पे क्या कर रहा है स्प्रेड ऑपरेटर, इस माई टपल को यहाँ पे कॉपी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये आउटपुट आ जाएगा। सही है,
अब इन चीज़ों को तो इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है ना, हम कर चुके हैं ऑलरेडी। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ अ न्यूमेरिक इनम, मैं बता चुकी हूँ 0 होती है, ऊपर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग इनम, इनम को क्यों यूज़ करते हैं, बेटर टाइप सेफ्टी के लिए, रीडेबिलिटी के लिए और मेंटेनेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस ट्रू हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इनम इन टाइप स्क्रिप्ट, इनम के बारे में इसमें से क्या ट्रू है। कह रहा है इनम आर म्यूटेबल, इनम कैन बी मॉडिफाइड एट रन टाइम, इनम्स आर रीड ओनली, इनम कैन ओनली बी न्यूमेरिक। तो 3 चीज़ें फॉल्स हैं और सिर्फ ये ट्रू है, इनम आर रीड ओनली, इनम को आप रीड ओनली का कीवर्ड यूज़ करके बना सकते हैं, रीड ओनली। कैन अ टाइप एलियस बी यूज टू डिफाइन अ यूनियन टाइप, येस। व्हाट इज टाइप एलियस इन टाइप स्क्रिप्ट, 50 क्वेश्चन हुए हैं तो मेरी थोड़ी सी आवाज़ निकली है क्योंकि बहुत इतनी ज़्यादा, मेरे ख्याल से पता नहीं कितने टाइम की वीडियो हो गई, इतनी डिटेल में वीडियो मैंने कभी भी नहीं बनाई है। व्हाट इज़ अ टाइप एलियस इन टाइप स्क्रिप्ट, टाइप एलियस क्या होता है टाइप स्क्रिप्ट में, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अ वे टू क्रिएट अ न्यू टाइप बाय असाइनिंग अ टाइप एलियस टू एन एलियस। उसके बाद आता है हाउ कैन यू इम्प्रूव कोड डॉक्यूमेंटेशन एंड रीडेबिलिटी, तो यूज़ जेएस डॉक्यूमेंट्स एंड कमेंट्स, ये ऑप्शन इसका सही है। व्हाट आर फंक्शन टाइप्स, फंक्शन टाइप्स क्या होती हैं, टाइप दैट डिफाइन द शेप ऑफ अ फंक्शन, वो टाइप्स जो क्या करती हैं, डिफाइन करती हैं फंक्शन का शेप आपको। ठीक है, तो सिंपल है पहला वाला ऑप्शन। हाउ कैन यू मैनेज कोड कॉम्प्लेक्सिटी एंड मेंटेनेबिलिटी इन लार्ज टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स, यूज अ मॉड्यूलर कोड स्ट्रक्चर। ठीक है, हाउ डू यू डिफाइन एन इंटरसेक्शन टाइप, तो इंटरसेक्शन टाइप अभी हमने ऊपर भी इसका सिंटेक्स देखा था कैसे होता है, जैसे आप क्या करते हैं टाइप एलियस बनाते हैं, सेम वही सिंटेक्स होता है, बस क्या होता है 2 टाइप्स को आपस में जोड़ा होता है और बीच में ये एंड यूज़ करते हैं आप। तो ये पहला वाला ऑप्शन आपके पास सही है इसका, यानी 2 टाइप्स आपस में क्या होती हैं जोड़ के एक न्यू टाइप बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइप 1 के अंदर एक टाइप 1 हमने बनाई होगी, इसके अंदर स्ट्रिंग और नंबर थी। टाइप 2 जो बनाई थी उसके अंदर बूलियन था हमारे पास और अनडिफाइंड था, तो हमने क्या किया इन दोनों टाइप्स को जोड़ के एक कंबाइंड टाइप के नेम से टाइप बना दी। अब इस टाइप को जिस भी वेरिएबल या किसी भी चीज़ में हम यूज़ करेंगे तो उसके अंदर हम स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन और अनडिफाइंड यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, अच्छा जी। व्हाट आर फंक्शंस इन टाइप स्क्रिप्ट, फंक्शंस क्या होते हैं टाइप स्क्रिप्ट में, तो रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट, परफॉर्म ऑपरेशंस, रिटर्न वैल्यू, सारे ऑप्शन सही हैं इसमें। ठीक है, सारे ऑप्शंस आपको पता होना चाहिए ना कि क्या चीज़ किस किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, ताकि एग्जाम में कोई एक चीज़ भी आपसे पूछी जाए तो आपको पता हो कि हाँ भाई इसका ये काम है, ये इसलिए यूज़ होता है। व्हाट आर प्योर फंक्शंस, प्योर फंक्शंस क्या होते हैं, वो फंक्शंस दैट डू नॉट कॉज साइड इफेक्ट्स एंड रिटर्न द सेम रिजल्ट फॉर द सेम इनपुट। ठीक है, हाउ डू एरो फंक्शन वर्क इन टाइप स्क्रिप्ट, अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, तो एक यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, दे इनहेरिट द दिस वैल्यू फ्रॉम द इनक्लोजिंग कॉन्टेक्स्ट, ये ऑप्शन सही है क्योंकि एरो फंक्शन में ये वाला क्या है, दे डिफाइन देयर ओन दिस कॉन्टेक्स्ट, ये गलत है क्योंकि अपना तो कोई होता ही नहीं है उसका। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोमिसेस इन टाइप स्क्रिप्ट, तो प्रोमिसेस के ये 2 ऑप्शंस आपके पास सही हैं। प्रोमिसेस रिप्रेजेंट द इवेंचुअल कॉम्प्लीशन ऑफ एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन, प्रोमिसेस हैव 3 स्टेजेस, पेंडिंग, फुलफिल्ड एंड रिजेक्टेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर आ रहा है, तो इस पर आपने गौर करना है, इस चीज़ को माइंड में रखना है कि प्रोमिसेस क्यों यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके 3 स्टेजेस होते हैं, ये भी आपको पता है, हमने प्रोमिस में डिटेल पे वीडियो बनाई थी। तो प्रोमिस के अंदर यही होता है कि उसके जो प्रोसेस होता है पेंडिंग होता है, फिर उसके बाद आपके पास 2 आप क्या करते हैं पैरामीटर देते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। अगर आपका प्रोमिस रिजॉल्व होता है तो आपका प्रोमिस क्या हो गया, फुलफिल, नहीं तो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टाइप स्क्रिप्ट मॉड्यूल्स आर करेक्ट, टाइप स्क्रिप्ट मॉड्यूल्स के बारे में कौन सी जो है स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बैटरी भी लो हो गई। Modules can encapsulate code, modules can be imported using the import keyword। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन इसके करेक्ट है। अच्छा, एक चीज़ माइंड में रखनी है, एक क्वेश्चन जो है मैं इसके अंदर ऐड करना भूल गई, और वो क्वेश्चन क्या था, इसमें, अब हो सकता है थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा हो क्योंकि मैंने चार्जिंग पे लगाया इसको,
तो वो ऑप्शन क्या था, हाँ मैं आपको बता रही थी कि इस तरीके से भी आपके पास आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, यहाँ तो ये दो ऑप्शन सही हो गए ना कि इम्पोर्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं और एक्सपोर्ट के लिए आप एक्सपोर्ट का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। एक सवाल मैं इसमें ऐड करना भूल गई, वो कुछ इस तरीके से था कि पूछा गया था सवाल में कि जो आपके पास मॉड्यूल्स के अंदर आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा जो है ऑप्शन सही है, किस तरीके से आप एक्सपोर्ट करते हैं डिफ़ॉल्ट। लेकिन ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शंस थे, जिसमें से 3 ऑप्शंस के अंदर इंपोर्ट के बारे में बताया गया था। इंपोर्ट को आप डिफ़ॉल्ट किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं और किस तरीके से नॉर्मली इंपोर्ट करते हैं आप चीज़ों को, फंक्शंस को, वेरिएबल्स को, ये चीज़ दी गई थी। और एक ऑप्शन था नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो आपने उसके अंदर क्या चूज़ करना है, नन ऑफ दी अबव। क्यों? क्योंकि आपसे सवाल में पूछा गया है कि आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कैसे करोगे, ठीक है। यानी अगर आपको कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है डिफ़ॉल्ट, तो उसको आप कैसे करोगे, आप इन नीचे वाले आंसर्स में से बताओ। अब नीचे वाले आंसर्स में इंपोर्ट के बारे में सब कुछ दिया हुआ है, एक्सपोर्ट का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, तो फिर आपने नन ऑफ दी अबव चूज़ करना है। लेकिन अगर आपको एक्सपोर्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी हो तो आपने वो चूज़ करना है। तो अच्छे से सवाल पढ़ के आपने जवाब देना है। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ये भी एग्जाम में आया है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मेन फंक्शन क्या है, टू डिफाइन मल्टीपल फंक्शन विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक हो गया। उसके बाद कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ये भी एग्जाम के अंदर आया है क्वेश्चन। console.log hello डॉट टू अपर केस, तो ये सिंपल है, इसका आउटपुट आपके पास बी आएगा, सही है, ये आपको अपर केस में कन्वर्ट करके दे देगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, console.log null इक्वल्स टू डिफाइन। अब इसका आपको सोचने बैठ जाएंगे आप कि क्या आंसर होगा, तो मैं सिंपल बता दूं कि इसका आंसर होगा ट्रू। नल इक्वल है किसके, अनडिफाइंड के, ठीक है। इसको मैं आपको कंसोल करके भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए कि भाई हाँ यही आंसर है इसका। हम यहाँ पे जाते हैं और देखिएगा क्या आउटपुट देगा, ट्रू, सही है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, ट्रू। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में बता दी कि क्या चीज़ कैसे होगी, वीडियोस भी बता दी जो जो एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगी, ठीक है। मैं इसको आज यहीं पे एंड कर रही हूँ। जितनी चीज़ें थी मैंने सारी स्टार्ट से लेके एंड तक इस वीडियो के अंदर कवर कर दी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।